हम्म स्टार्ट स्टार्ट कर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए। नमस्कार नमस्कार। करें आवाज ठीक है मेरी? आवाज सर, क्या आवाज गड़बड़ है क्या? मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए आवाज है या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छी आवाज जा रही है। चल पड़ी थी क्या? लास्ट का रुके ना। सर इफ पॉसिबिलिटी रिक्वेस्ट एक एमसीक्यू एप्लीकेशन का सेशन कर दीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। अच्छा ठीक।
गुड आफ्टरनून। साउंड प्रॉब्लम है ना? साउंड साउंड का समस्या है। क्या किया जाए? तो इससे पहले गड़बड़ था तो सही नहीं।
हम्म। अब बताइए, वी हैव वेटिंग, तो कहाँ फिगर कहाँ आ रहा है? हाँ, आवाज। अब आवाज ठीक है बेटा? एक बार बता दो। ये भाई मैं भी तो वेट कर रहा हूँ। हाउ मच टाइम विल स्टूडेंट हैव वेट फॉर क्लास, गिव अस सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी वेट कर रहा हूँ भाई, इसे ठीक कर रहा था ना, इसमें लगे थे लोग, इसे ठीक कर रहे थे, वही मैं भी देख रहा था कि कितने देर। मैं आपकी तरह कहीं बैठा थोड़ी ना था, मैं तो क्लास के स्टार्टिंग से ही आ गया था, है ना। शुरू किया जाए, आवाज ठीक है अब? बोलिए। बताइए, शुरू करें बेटा? अगर आवाज आपको प्रॉपर सुनाई पड़ रही है तो हम क्लास शुरू करें। चलिए, बंद कर दीजिए। मोबाइल बंद कर दीजिए, आवाज आएगा। लाइए, ठीक, कोई नहीं, ठीक है, हाँ, क्लियर, हाँ, थोड़ा सा है, थोड़ा सा सनसनाहट है ना आवाज। कोई नहीं बाबू, तो वेट इसलिए करना पड़ा ना बेटा कि ये थोड़ा सा आपका पहली वाली भी क्लास शायद थोड़ी गड़बड़ हुई, तो वो सही करने में लोग लगे हुए थे ना, सही करने में लगे हुए थे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो उस दिक्कत के लिए सॉरी। मशीन है यार, बिगड़ जाता है, क्या करोगे, आदमी का तबीयत बिगड़ जाता है तो इधर उधर हो जाता है मामला। मशीन है, वो भी थोड़ा बहुत, उसका भी मन किया इधर उधर होने का, थोड़ा सा बिगड़ गया, परेशान कर दिया लोगों को, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेंगे और थोड़ा सा पिछला सारा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, यही तो बात हुई थी ना। चलो क्वेश्चन करना शुरू करो। क्या कह रहा है? कौन सी जेट स्ट्रीम प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल किसमें? ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून में कौन सी जेट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? इंडियन मानसून में कौन सी जेट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है? जब हम मानसून की बात करते हैं, जब हम मानसून की बात करते हैं, इंडियन मानसून, तो हम प्राइमरीली देखते हैं कि मानसून की बात हो तो साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, साउथ वेस्ट मानसून का रिलेशन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या क्या कह रहा है? हाउ डज द पोजिशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। अच्छा, किस पोजीशन में सब ट्रॉपिकल जेट, सब ट्रॉपिकल का मतलब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, सब ट्रॉपिकल
वेस्टर्ली जेट की बात कर रहा है, तो किस पोजीशन में ये रहेगा तब इंडियन मॉनसून के लिए वो फेवरेबल होगा, बताओ। जल्दी से बताना है, इसे जल्दी से हम निपटाएंगे तो फिर हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। थोड़ा क्लास का समय डिस्टर्ब भी हुआ है ना। मैं भी यहीं बगले में बैठा था, बस कैमरे के सामने नहीं बैठा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आराम से हाथ पैर इधर उधर करके फैला हुआ था। हम लोग भी यहीं बैठे थे, क्लास कोशिश कर रहे थे कि भाई ठीक हो जाए, क्लास हटानी ना पड़े ना बाबू। कौन सा नॉर्दर्न पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम वीकर द माउंट, नॉर्दर्न पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम, सदर्न पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम वीकर द मानसून। देखो क्या कह रहा है, सदर्न पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम वीक द मानसून, है ना, ये होगा। अब इसे समझो, कोई जगह खाली मिली, मान लेते हैं ऐसे, देखो हो गया। अब ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऐसे। अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट अगर जो यहां रहे और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट अगर जो यहां रहे, यहां रहेगा, अगर जो मान लेते हैं यहां रहे तो इधर से आने वाली हवाओं को ही नहीं आने देगा, जो साउथ वेस्ट मानसून। इसका मतलब इसका नॉर्दर्न पोजीशन अगर जो है नॉर्थ में है हिमालय के, तब तो ये फेवरेबल है मानसून के लिए। अगर साउथ में है तो ये फेवरेबल नहीं है। यही तो है, आपको बताया भी था। तो साउथ में कब रहे, साउथ में तब रहे जब विंटर सीजन हो, विंटर सीजन में साउथ में रहे। अगर समर सीजन में साउथ में है तो ये किसको कमजोर कर देगा, ये मानसून को कमजोर कर देगा। तो क्या सदर्न पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम वीकर द, ये होगा, ये होगा। नॉर्दर्न पोजीशन में क्या करेगा, वीक नहीं करेगा, तेज कर देगा। सदर्न पोजीशन जेट स्ट्रीम नहीं, द जेट स्ट्रीम डज नॉट अफेक्ट, तो करता ही है। तो इसमें क्या कर देंगे, तो ए। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्स फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, कौन सा होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मोस्ट एक्सटेंसिव कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। ट्रॉपिकल डेसिडुअस सबसे ज्यादा है ना। आप ऐसे कर सकते हैं 40% से ज्यादा यही है, ठीक है, 40% से ज्यादा एरिया में यही है, ठीक है। और ये फॉरेस्ट की दिक्कत क्या है, ये फॉरेस्ट ज्यादा पॉपुलेशन वाले जगह पर है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहां ज्यादा है, इसीलिए ये फॉरेस्ट ओवर ग्रेजिंग ज्यादा फेस करता है। जब ज्यादा पॉपुलेशन है तो इसका मतलब वहां एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा हो रहा होगा, एनिमल की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, मवेशी ज्यादा होंगे तो चराई ज्यादा करते होंगे, ओवर ग्रेसिंग करते होंगे। तो ओवर ग्रेसिंग की समस्या, बहुत ज्यादा चराई की समस्याओं से ये फॉरेस्ट फेस कर रहा है। संख्या इसकी ज्यादा है ना, एरिया ज्यादा है। विच रीजन ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट प्राइमरीली फाउंड, कहाँ मिलता है, तो इनमें थार में तो जेरोफाइट मिलता है, हिमालयन में एल्पाइन, दक्कन प्लेटू में डेसिडुअस, वेस्टर्न घाट में यही मिलेगा, यही मार दो। तो वेस्टर्न घाट में क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा सा आगे, ठीक है। ट्री
कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस। महगनी, टीक, पाइन, फर। महगनी, टीक, पाइन, फर, ये सब ऊंचाई में मिलते हैं। महगनी एवरग्रीन में मिलता है। कौन सा ऑप्शन होगा तब? टीक। कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो, टीक, सागौन, शीशम, नीम, बबूल, फिर इसमें सैंडलवुड है ना, और आम, इमली, महुआ जो आपको याद आ रहा है, सब डेसिडुअस फॉरेस्ट वाले हैं। आपके एरिया में जो मिल रहा है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला है। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? एरिड रीजन में नहीं उगता, उगता है हाई एल्टीट्यूड में नहीं उगता, वोल्केनिक सॉइल में नहीं उगता। कहाँ? सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर का मतलब रिवर माउथ पे, रिवर माउथ पे। कहां रिवर माउथ पे बेटा? नियर द कोस्ट, रिवर माउथ पे। अगला, विच आर द फॉलोइंग मेजर थ्रेट इंडियन फॉरेस्ट कवर? मेजर थ्रेट क्या है? तो एक तो मेजर थ्रेट कॉमन है, ये है ना, ये तो मेजर थ्रेट कॉमन है, ये सबका कॉमन है, ठीक है। लेकिन सबसे मेजर थ्रेट अब आ जा रहा है ये तो सबके लिए कॉमन है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। रेनफॉल ये भी नहीं होगा, सॉइल इरोजन तो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन इस समय मेजर थ्रेट है। डेवलपमेंट के चक्कर में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। वार्म ओशन करंट कौन सी है? ओशन करंट भी हम पढ़ चुके हैं। वार्म ओशन करंट कौन सी है? बोलो। ये अटलांटिक ओशन मान लेते हैं, ये साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यहाँ से ऐसे नॉर्थ अमेरिका। किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में यहाँ ऐसे बेंगोला, ये कनारी, यहाँ मेल्टिंग ऑफ आइस से लेब्राडोर, फॉल्कलैंड, ये कूल ओशन करंट है। वार्म ओशन करंट यहाँ 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 यहाँ, ये ब्राजीलियन, एंटिल, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम। तो रेड पेन से जो जो आपको दिख रहा है वो कैसी? वो आपकी वार्म ओशन करंट है। ब्लू पेन से कूल ओशन करंट है। तो देख लो भाई, और वैसे भी ये सब आपने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। लेब्राडोर बर्फ के गलने से ने, कैनारी ये भी ठंडी का है। गल्फ स्ट्रीम वार्म है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? वार्म है। बेंगुला भी, बेंगुला, कैनारी, फॉल्कलैंड, लेब्राडोर ठंडी, कूल करंट है। एक ही है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, एंटिल जो पूछ लिया जाए। ठीक, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, यहां आंसर दिया है। कैलिफोर्निया कैसी करंट है? कैलिफोर्निया कैसी करंट है? कैलिफोर्निया है कहां? देखो, ये साउथ अमेरिका और इधर है नॉर्थ अमेरिका। देखो, ये साउथ अमेरिका, इधर है ऐसे नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के इधर वेस्ट में, यहां वेस्ट में कैलिफोर्निया है। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में जो करंट मिल रही है, ऐसे कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, यहां जैसे ये कनारी है वैसे कैलिफोर्निया है, जैसे ये बेंगुला है वैसे यहां पेरू है। तो ये भी दो सारी कूल करंट है। तो यहां अगर जो लगाना हो तो क्या लगा देंगे? कूल करंट। लेकिन कहां? पैसिफिक में। लेकिन कहां? पैसिफिक में। अब इस तरीके से आपको लिखाया भी था। एग्लूहास, विच ओशन? एग्लूहास। एग्लूहास कहां पाई जाती है? ये जवाब आप बताइए। एग्लूहास इंडियन ओशन, ये अफ्रीका का मैप है।
यहाँ यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ एगुल हस, एगुल हस। तो ये कैसी करंट है? ये भी वार्म है। क्यों वार्म है? क्योंकि कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मिल रहा है, और यहां ईस्ट में क्या चलती है? ऑन शोर। याद आ रहा है? ऑन शोर विंड। ऑन शोर विंड गर्म पानी का कलेक्शन कर देती है। ये सब आपको डब्बा बना के बताया था, ऑन शोर विंड, ऑफ शोर विंड। ठीक है। कूल ओशन करंट अटलांटिक की कौन सी है? बोलो। अभी बताया, लेब्राडोर। तो ये सब क्वेश्चन एक बार करना यार। पेरू करंट किसे जाना जाता है? पेरू करंट को हमबोल्ट कहते हैं। अब देखो, ये हमबोल्ट एक जर्मनी के बहुत बड़े थिंकर थे। इधर जर्मनी के बहुत बड़े थिंकर थे। देखो बेटा, उन्होंने इस ओशन करंट की स्टडी की थी, हमबोल्ट। ठीक। ये हमबोल्ट साहब जर्मनी के थे। अब जर्मनी, यहां पुर्तगालियों का कब्जा था, तो ये हमबोल्ट करंट का नेचर ऐसा था। ये हमबोल्ट करंट क्या होती थी, ध्यान देना। कभी कभी यहां चलती थी एल नीनो, मतलब हमबोल्ट करंट को एक वार्म करंट रिप्लेस कर देती थी, जिसको क्या बोला गया? एल नीनो। इसी की स्टडी के लिए पुर्तगाली, मतलब पेरू की सरकार ने, जब पुर्तगालियों का कब्जा था, तो पेरू की सरकार ने इन हमबोल्ट साहब से बोला कि भाई क्या होता है कि हमारे यहाँ इस कोस्ट पे कभी कभी मछली मिलती ही नहीं, और कभी कभी खूब ज्यादा मछली होती है। तो मछली कब नहीं मिलती थी? मतलब फिशिंग प्रोडक्शन कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी हमेशा तो ठंडा रहता था हमबोल्ट के नाते, और कभी कभी 5 सालों में, 12 सालों में ये पानी क्या होता था? गर्म हो जाता था। तो उसे ही, और ये पानी गर्म कब होता था? जब सन साउथ होता था। और सन साउथ कब होता था? दिसंबर में। तो दिसंबर में जब सन साउथ होता था तो ये पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता था। तो उसी को पुर्तगाली लैंग्वेज में बोला गया एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है छोटा यीशु, मतलब प्रभु अभी छोटे हैं। अब छोटा यीशु है तो ये यीशु बड़ा होगा, यीशु बड़ा होगा खतरनाक हो जाएगा। तो एल नीनो का जन्म हो रहा है दिसंबर के लास्ट में, और वो दिसंबर के लास्ट में क्रिसमस वीक, तो उसी के नाते इसे छोटा यीशु कहा जाने लगा। ये पुर्तगाली लैंग्वेज में इसे बोला गया। एल नीनो का मतलब ही होता है छोटा यीशु। तो ये हमबोल्ट साहब ने इस ओशन करंट पे बड़ा रिसर्च किया था, इसीलिए इस पेरू करंट का नाम, ये जो पेरू करंट है, ब्लैक कलर से है, ये पेरू करंट है, इसका नाम क्या कर दिया गया बेटा? हमबोल्ट। ठीक है। रिवर्स वॉकर सेल। अगला, अच्छा ये तो, अब वार्म ओशन करंट अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान। ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान पे वार्म ओशन करंट कौन सी है भाई? बोलो। क्यूरोसियो। ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान पे वार्म ओशन करंट कौन सी है? ये क्यूरोसियो है। ठीक है। तो याद है ना, ओयोसियो, क्यूरोसियो। लगा ही देते हैं। देखो, जापान कोस्ट, ये क्यूरोसियो। कौन सी ओशन करंट? क्यूरोसियो। क्यों ऐसे? क्यूरोसियो जैसे यहां गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, बेंगुला, पेरू एक जैसी करंट है। तो वार्म ओशन करंट कौन सी? क्यूरोसियो। कूल ओशन करंट जो मीट करती है वार्म क्यूरोसियो करंट से नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, चलो आ जाओ, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो क्यूरोसियो से मीट करती है कूल ओशन करंट है, यहां मिलती है। नाम उसका क्या है? यही पूछ रहा है। बोलो। कॉपी में बनाए होंगे ना, ओ या सी ओ। देखो यहां कौन सी ओशन करंट मिल रही बेटा?
OSU, ठीक है, मैप में भी दिख रहा। ये नॉर्थ से जैसे लेब्राडोर है, बर्फ के गलने के नाते मेल्टिंग ऑफ आइस से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ही OSU का भी फॉर्मेशन कैसे होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस से। तो OSU फिर क्या कह रहा है, विद द फॉलोइंग ओशन वार्म ओशन करंट, कौन सी वार्म ओशन करंट है जो इंडियन ओशन में है, कौन सी वार्म ओशन करंट है जो इंडियन ओशन में है, बताओ। इंडियन ओशन में वार्म ओशन करंट है रे यार, ये इंडियन ओशन में कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, ओशन के ईस्ट में, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कोई भी कॉन्टिनेंट हो, इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट में बेटा जो भी ओशन करंट होगी, यहां ऑफशोर विंड चलेगी, ऑफशोर विंड चलने के नाते ये ओशन करंट ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। कॉन्टिनेंट के ईस्ट में और ओशन के वेस्ट में यही ओशन करंट, ये याद आ रहा है, ये एग्लूहस, तो ये एग्लूहस करंट कहां गया, ये दूसरा लगा देंगे, यही होगा, देखो आंसर भी दिया होगा, है ना, एग्लूहस। बेंगुला करंट कहां फ्लो करती है, कौन से कोस्ट पे, साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, तो वेस्ट अफ्रीका, देख लो भाई ये भी। अफ्रीका का किधर, वेस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अफ्रीका का वेस्ट है, लेकिन बाबू अटलांटिक का ईस्ट है, अफ्रीका का वेस्ट है लेकिन अटलांटिक का ईस्ट। आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक्सटेंशन किसका है, इसी गल्फ स्ट्रीम का ही तो है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गल्फ स्ट्रीम आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है। अगला वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है यार तो कूल ही होगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है तो कूल ही होगी, और नॉर्थवर्ड नॉर्थ की तरफ जाती है। ब्राजीलियन करंट कैसी है, वार्म करंट है, लेकिन कहाँ, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में नहीं, पूरा सेंटेंस इसीलिए पढ़ना है, ठीक है, ठीक। ब्राजीलियन करंट वही। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ध्यान देना, ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन इधर है, ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन इधर है, ये कौन सा ओशन है, इंडियन। तो ये जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है ये तो कूल है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ये तो वार्म है ना, ये तो वार्म करंट है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ये कूल है, ये वार्म है, ये पैसिफिक में है जो वार्म है, ये इंडियन ओशन में है जो कूल है। याद आ रहा है, ठीक। एल नीनो, एल नीनो क्या, एल नीनो से क्या गड़बड़ हो जाता है बताओ। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, आप लोग अभी जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट दिए थे, अभी जो चौथा नंबर का टेस्ट हुआ है एईडीओ का, वो टेस्ट दिए थे बाबू? जवाब दीजिए। एल नीनो ऐसे जवाब नहीं देते संतोष। एल नीनो 21 का सी, एल नीनो मॉनसून विंड को स्ट्रेंथन करेगा, ये कौन सा जवाब है?
टेस्ट दिए थे? ऑफलाइन टेस्ट होता है क्या? अब ये तो मैं नहीं जानता। ये चौथे नंबर का जो एईडीओ टेस्ट हुआ था, अच्छा उसमें आप लोग एनरोल्ड नहीं हैं? जो भी हो, उस टेस्ट का डिस्कशन कराया गया है। आज कल में वो शायद मिल जाए यूट्यूब पर या ला नीना। अच्छा चलो इसका आंसर देखो। ट्रेड विंड को वीक, यही तो बताया था भाई, ट्रेड विंड को वीक करेगा। ट्रेड विंड वीक होगी तभी तो हमारे यहां मानसून कमजोर हो जाएगा, हमारे यहां मानसून कमजोर होगा। और कौन सी ट्रेड, ये जो ट्रेड विंड है कौन सी ट्रेड? कौन सी ट्रेड? साउथ वाली ट्रेड। कौन सी ट्रेड? साउथ वाली, है ना? अमन कौन सा टेस्ट? तब रहने दो, जब कौन सा पे आ गए तो मामला गड़बड़ है। अगला ला नीना, ऐसे ला नीना का करेक्टर, ये ट्रेड विंड को और मजबूत कर देता है, ठीक है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग द ट्रेड विंड एंड कूलर वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक। तो ला नीना का, एल नीनो का उल्टा ला नीना। अब ये सब मैं पढ़ाया था, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ये सब कर लेना। इसका आंसर भी इसलिए मैं दे दिया हूं कि दिक्कत ना हो। मैं एक बार करता हूं ना कि मैं रिवाइज कर देता हूं। एक तो हमारे क्लास का समय भी थोड़ा सा चला गया है, मैं रिवाइज करने पर थोड़ा सा ध्यान दे देता हूं। इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पूछा गया है, देखो। हाउ डज ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या करता है? पॉजिटिव नमोए लिखा है, लेकिन अगर जो पूछ लिया जाए, चलो ये दो फिगर दे दिए जाएं, इसी में से समझ जाओगे। मान लेते हैं ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, इधर चलो ये दो फिगर आपके सामने है, यही बता दो, इसका मतलब ये सब समझ गए। चलो यहां का पानी गर्म है, यहां का पानी गर्म है, यहां का पानी ठंडा है और यहां का पानी ठंडा है। अब चलो बेटा, फिगर 1, फिगर 2, आपको ये बताना है, बस समझ गए यही। अगर जो आप फिगर में बता दिए तो आप सब समझ गए और सब कुछ आपको बताया भी गया था। अब इस फिगर में आपको बताना है, फिगर 1 में मैं क्या लिखूं? पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल या नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल? इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। मैं यहां ब्रैकेट में प्लस मारूं या यहां प्लस मारूं, या यहां माइनस कर दूं या यहां माइनस कर दूं? यही आप बता दे, यही आप बता दीजिए, तो इसका मतलब आप समझ लिए थे उस दिन। बताओ फिगर 1 क्या है? आपको लिख के भेजना है क्लियर, जिससे मैं जान पाऊं।
और अगर आप क्लास किए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी परेशानी होगी इस छोटी सी चीज बताने में। फिगर 1 नेगेटिव डाइपोल है। फिगर 1 नेगेटिव डाइपोल है। संतोष बता रहे हैं फिगर 1 नेगेटिव डाइपोल है। तो फिगर 1 नेगेटिव डाइपोल संतोष के हिसाब से, फिगर 2 पॉजिटिव डाइपोल है। सही है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब कहीं, ध्यान देना, अब सही कैसे है, जब कहीं पानी गर्म हो गया, किधर पानी गर्म हो गया? अफ्रीका के ईस्ट की तरफ। जब यहां पानी गर्म हो गया तो यहां लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। यहां पानी ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो हाई प्रेशर यहां बनेगा, यहां हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से ऐसे लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में, फिगर 2 वाली कंडीशन में, जब ईस्ट अफ्रीका कोस्ट में, इसका मतलब वेस्ट इंडियन ओशन में पानी गर्म हो जाए और सालों की तुलना में ज्यादा पानी यहां गर्म हो जाए, तो हवा का मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट होने लगता है। इसका मतलब ट्रेड विंड की पावर अधिक हो जाती है। और बेटा ट्रेड विंड की पावर अधिक हो गई तभी तो यही विंड मुड़ के फिर इंडिया में ऐसे जाएगी बाद में। यही तो मानसून है। और यहां अगर जो हो गया तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर हो जाएगा, तो इधर हवा चलने लगेगी, इधर हवा चलने लगी। इसका मतलब ये ट्रेड इधर जा रही है, ये वेस्टर्ली विंड है। और इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, और इससे मॉनसून कमजोर होगा, इससे मॉनसून ताकतवर होगा। लेकिन खतरनाक किसके लिए है? यहां ऑस्ट्रेलिया में ड्राई नेस होगी, यहां रेन ज्यादा होगी, यहां लोग तबाह होते हैं। 2019 का मैंने शायद आपको बीबीसी का एक एडिटोरियल भी दिखाया था, ट्रेड विंड, ठीक, हाँ, एक्सेलरेट हो जाएगी। दिखाया था ना आपको? हाँ, मुझे याद है। ठीक है। ट्रेड विंड एक्सेलरेट हो जाती है। हाँ, ट्रेड विंड एक्सेलरेट हो जाती है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में, मतलब इस सिचुएशन में, ट्रेड विंड एक्सेलरेट हो जाती है। और ट्रेड विंड एक्सेलरेट होने से होता क्या है? यहां तो बारिश होने लगती है, लेकिन यही विंड घूम के कहां जाने लगती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में जाने पर जहां ITCZ डेवलप है, जहां ITCZ डेवलप है। हाँ, मेडागास्कर से नहीं, लेकिन टकराता तो है ही। जैसे ये आपको बीबीसी का एक आर्टिकल में पढ़ा था, वो मैंने आपको क्लास में दिखाया भी था। इंडियन ओशन डाइपोल बीबीसी करके मैंने आपसे इसे ये दिखाया भी था, ये कि एक तरफ बाढ़ आएगी। आपको इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए, ये अफ्रीका वाले हैं, ये तो भाई निग्रिटो रेस है, ये तो देख के ये ऐसे ही दिख रहा है।
तो इसका मतलब इंडियन ओशन डाइपोल करता क्या है, एक तरफ अधिक बारिश होगी। ये बीबीसी का 2019 में ऐसा हुआ था और 2019 में बहुत ज्यादा तबाही आई थी। एक तरफ, इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब वेस्ट इंडियन ओशन या ईस्ट अफ्रीका या तो वेस्टर्न इंडियन ओशन या तो ईस्ट अफ्रीका कोस्ट। वेस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसीलिए ईस्टर्न अफ्रीका कोस्ट अधिक बारिश हुआ। ठीक है, ऐसे ही ईस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्ट इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन इधर का टेम्परेचर तुलनात्मक कंपैरेटिवली कम हुआ, कंपैरेटिवली कम हो गया। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे रीजन ठंडा हो गया। तो एक जगह हवा ऊपर उठने लगी ईस्ट अफ्रीका के पास, एक जगह ऑस्ट्रेलिया के पास यहां हवा नीचे की तरफ बैठने लगी, यहां ज्यादा बारिश होने लगी, वहां मोर रेन देखो लिखा है, ये सब बताया था। यहां ड्राई मौसम ज्यादा हो गया, ड्राइनेस ज्यादा हो गई। तो इसीलिए तो बेटा यहां आपको यहां बताया गया, देखो इसीलिए तो एक जगह खूब बारिश और एक जगह ड्राइनेस के नाते बुश फायर जैसी घटनाएं होने लगी। तो ऑस्ट्रेलिया में उस साल 2019 में आप भी सुने होंगे खूब ज्यादा आग लगी थी, आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई थी और तमाम कंगारू जल गए थे। अब भाई वेस्टर्न मीडिया है तो वो तो वेस्ट को थोड़ा सा ध्यान देती ही है। वेस्टर्न मीडिया, वो कंगारू जल जा रहे हैं, यहां रोज कोनो आदमी जल जा रहा है। देखो अभी हांगकांग में आग लगी है, समझ में आ रही बात। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, भाई ये तो हो गया। अब तो यही सब है आगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसे करते रहिएगा, है ना, ये क्वेश्चन करते रहिएगा। हम जल्दी जल्दी थोड़ा एक काम करते हैं, रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी, थोड़ा सा समय भी कम है ना बाबू, तो रिवाइज कर देते हैं। और आप पढ़िए, जनवरी में आपका एग्जाम है ना, जनवरी में आपका एग्जाम है तो थोड़ा सा जरूरी है और सब्जेक्ट भी जरूरी है, तो एक बार ध्यान दो। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी। अब जल्दी जल्दी हमें यहां एकदम स्पीड ऑन टेराहर्ट्ज, मेमोरी ऑन जटाबाइट, चिट्टी बाबू की तरह रिवाइज कर देना है। उसमें रोबोट में बोलता है ना, हाय आई एम चिट्टी, स्पीड ऑन टेराहर्ट्ज, मेमोरी ऑन जटाबाइट, तो एकदम स्पीड टेराहर्ट्ज की स्पीड में चाहिए, जेटाबाइट की मेमोरी चाहिए, मेगाबाइट वगैरह नहीं, मेगा गीगा में नहीं। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ध्यान दो। मैं यहां बोलता हुआ चला जाऊंगा, आप कॉपी में देख लेंगे। कॉपी में आपने लिखा होगा, शायद लिखा होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं भी लिखा होगा तो देखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जो मैं ये सब देता हूं वो प्रिंट करा लेते हैं और प्रिंट करा के रखे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक बच्चा आ रहा था, दिखा रहा था, यहां पटना आया, मिला, कह रहे देखे सर जो आप बोर्डवा पर सारा लिखे हैं वो हम प्रिंट करा के रखे हैं। तो जब वो प्रिंट कराया होगा, आप सोचो एक बार पन्ना पलट लेगा, मान लेते हैं यार 1,000 खर्च हो जाए इसी में, लेकिन अगर जो उसमें से 2 क्वेश्चन आपने ज्यादा कर लिया सबसे, तो सिलेक्शन पक्का। 2 क्वेश्चन खाली ज्यादा किया, सिलेक्शन पक्का। 1,000 खर्च हो जाए कोई बात नहीं, उस दिन 1,000 नहीं खर्च दर्द होगा। 1,000 कोई खर्च करने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहते।
कौन जाए फोटोकॉपी वाली मशीन पे, फिर वो यही सब प्रोसेस तो करना है, यही सब प्रोसेस कर लेना है। ध्यान दो अब इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी में इसका रिवर सिस्टम पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालयन रिवर में यहां इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा, याद आ रहा है? हिमालयन रिवर, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा। हिमालयन रिवर डेंड्राइटिक पैटर्न या ट्रेलिस पैटर्न पे फॉलो करती हैं। इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा, यहां इंडस, फिर यहां झेलम, फिर यहां चेनाब, फिर यहां रावी, ब्यास और सतलज, सारी नदियां यहां लेके मिल गई। याद आ रहा है? फिर से इंडस, झेलम, रावी, इसमें से इंडस को छोड़कर बाकी सब पंजनद हैं। 3 नदियां भारत के हिस्से में, 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में। कुछ विवाद, 3 नदियां भारत वाली कौन सी? इंडस, झेलम, चेनाब। फिर से रावी, ब्यास, सतलज ये भारत के हिस्से में। रावी, ब्यास, सतलज पे ही भारत की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, सतलज पर ही भाखड़ा, नांगल, ये सारे डैम हैं। क्लियर? फिर ऐसे ही इसमें दोआब देखा, सिंध सागर दोआब से बिष्ट दोआब तक सारा देखा। दूसरा ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, यहां ब्रह्मपुत्र नदी को यहां तिब्बत में बोला गया शांगपो, अरुणाचल में बोला गया दिहांग, असम में बोला गया ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में बोला गया जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी सिंटैक्सिस बैंड के बगल से होकर यांग्याप पास से एंट्री मारती है। इसी के माउथ पर सुंदरबन डेल्टा मिला, इसमें तमाम ट्रिब्यूटरीज की। तीसरी नदी गंगा रिवर सिस्टम भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। गंगा यमुना 2 प्रमुख नदियां हैं, मेजर रिवर्स हैं। इसमें तमाम सहायक नदी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, अजय, किऊल, ये सब नदियां हैं। सबसे बड़ा रिवर सिस्टम पंचप्रयाग उत्तराखंड में मिला। फिर से उसके बाद प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम में वो रिवर जिनका माउथ बे ऑफ बंगाल है, या वो रिवर जिनका माउथ अरबियन सी है। बे ऑफ बंगाल में रिवर का माउथ ज्यादा है, जिसमें हुगली ये है, यहां स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, यही मिला चिल्का लेक, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वैगेई, सारा हो गया प्रायद्वीपीय रिवर। पेनिनसुला रिवर सिस्टम, यहां लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, सरावती, पेरियार, पंबा। याद आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से तो ये पूरा रिवर सिस्टम के बाद पूरी इंडियन ज्योग्राफी का ये पूरी इंडियन ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी हमने देखा। फिजिकल में हमने हिमालय देखा या नॉर्दर्न माउंटेन, ये नॉर्दर्न माउंटेन में हिमालय से नॉर्थ में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय में देखो, ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या देखा? यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर से इसमें माउंट केटू, सियाचिन, उमलिंगला बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे। ग्रेटर हिमालय में हमने क्या देखा? यहाँ नामचा बरवा, यहाँ नांगा पर्वत। इसमें नामचा बरवा, नांगा पर्वत, तो यही माउंट एवरेस्ट है। नंदा देवी यहाँ है, कंचनजंगा यहाँ है। 4 प्रमुख पीक बता दिया, वहां डिटेल बताया था। रिवीजन कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी यहां बता दिया। फिर से देखो, अच्छा इस क्लास को वही बच्चा रिवीजन कर रहा होगा अच्छे से जो पूरा पढ़ा होगा, नहीं तो और तो फिर आप कहोगे क्या करवा रहा है। अगर जो आप कॉपी में लिखे होंगे तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, आप देखे भी होंगे वीडियो तो भी रिवीजन कर रहे होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना बाबू? तो फिर से देखो ग्रेटर, फिर इसी में हमने देखा था बुर्जिला, जोजिला, बारालाचला, शिपकिला, माना, नीति, लीपू लेक से यहीं से काली नदी आती थी।
फिर यहां नाथुला, जेलेपला, बोमडीला, यांगयाप। फिर लेसर हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा या मसूरी और महाभारत। पीर पंजाल में अटल टनल मिला था हमें हिमाचल में, और पीर पंजाल बनिहाल टनल भी मिला था। फिर से उसके बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद ये नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन, नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन। नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन में यहां अरावली, यहां विंध्यन, यहां मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, और ये छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल, और उसके बाद मेघालय प्लेटू। विंध्यन, सतपुड़ा हो गया। यहां दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू, बेंगलोर, कर्नाटका प्लेटू, मैसूर प्लेटू। यहां वेस्टर्न घाट, यहां ईस्टर्न घाट, यहां नीलगिरी, यहां अन्नामलाई, यहां कार्डमम। ठीक है, पूरी फिजियोग्राफी देख ला। इसी हिमालय का स्ट्रक्चर यहां अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार के बगल में यहां इंडोनेशिया है, यहां लक्षद्वीप है। हो गया इतना? तो पूरा हमने क्या कर लिया था? हमने किया रिवर सिस्टम, फिजियोग्राफी, रिवर सिस्टम, उसके बाद क्या कर दिया? इंडिया का, इंडिया सॉइल और एग्रीकल्चर कर लिया। सॉइल में 8 टाइप की सॉइल आपको बताया गया। एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, सैलाइन एंड एल्कलाइन, लेटेराइट, माउंटेन एंड फॉरेस्ट, डेजर्ट, पीट। एलुवियल सॉइल रिवर बेसिन के पास मिलती है। ब्लैक सॉइल वोल्केनिक इरप्शन से बना। रेड एंड येलो सॉइल में लोहा मिलता है, इसीलिए काला लाल रंग है। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल कैनाल के डिपोजिशन से, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से बनती है। लेटराइट सॉइल लीचिंग से बनती है। माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल माउंटेन के स्लोपी रीजन में टेरेस फॉर्मिंग में मिलता है। डेजर्ट सॉइल वहां मिलते हैं जहां बारिश कम होती है। पीट सॉइल ह्यूमिड एरिया में, वाटर लॉगिंग एरिया में मिलती है। कोई दिक्कत? अगर आप पहले बताओ, इसका कुछ फायदा निकल रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? पहले तो ये बता दो। हाँ, नहीं तो पता लगा मैं तो अभी रिवाइज कर दूंगा 15 मिनट में सब, लेकिन रिवाइज तो तब कर पा रहे होंगे जब भी पढ़े होंगे। कुछ इसका फायदा है? मैं इतना जल्दी जल्दी बोलता चला जा रहा हूं। बताइए भाई। ठीक है, हाँ हाँ, एकदम बेनिफिट होना ही चाहिए। जो आप पढ़े होंगे तो मिलेगा। सॉइल, फिर से इसी मैप में मैंने आपको मिनरल रिसोर्स के बारे में देखा था। मिनरल, हमने आपको मिनरल बेल्ट के बारे में बताया और मिनरल का डाटा दिया था। मिनरल बेल्ट के बारे में बताया और मिनरल का डाटा दिया था। एक बार ये भी इमेजिन करना है
कि अगर जो सारी चीजें मेरे दिमाग में फीड ना होती तो फिर कैसे करते, है ना। मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल ये नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला मिनरल, फिर से फिर से ये फिर से नॉर्थ वेस्ट मिनरल बेल्ट, है ना, हिमालयन मिनरल बेल्ट, इंडियन ओशन मिनरल बेल्ट, इसमें देखा था। फिर हमने डाटा दे दिया था कैसे कैसे क्या है, और देखा था पोटेशियम रोड में देख, रोड हमारे को 2 4 6 8 10 ऐसे इंडिकेट किया जाता है, 2 4 6 8 10 में इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो भारत का सबसे दूसरे नंबर का हाईवे नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। फिर हमने आपसे कहा था अगर जो कोई हाईवे ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो उसका इंडिकेशन 1 3 5 इस टाइप से होगा, 1 3 5 7 9। इसीलिए पहला जो नेशनल हाईवे है ये उरी अमृतसर से होते हुए ये चला जाता है लेह लद्दाख तक, ये भी आपको बताया था, ठीक है। ठीक है, कोई मेन एनएच की नंबरिंग 2 डिजिट से, सब एनएच की नंबरिंग 3 डिजिट से। तो जैसे एक पहला एनएच है, अगर जो उससे पहली ब्रांच निकली है तो 101, ये सब बताया गया था। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है। ऐसे ही रेलवे के बारे में बताया था, जो हेड ऑफिस उनके थे। रेलवे के बाद रेलवे के बाद हमने देखा नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे में बेटा पहला नेशनल वाटरवे, दूसरा नेशनल वाटरवे, तीसरा नेशनल वाटरवे, आप लोग कॉपी देख के यही बता दो तो, चौथा नेशनल वाटरवे, पांचवा नेशनल वाटरवे। एक बार इसी पर इसी का कमेंट कर दीजिए ना प्लीज, प्लीज। NW1, NW2, 3 4 5, प्लीज इतना बता दीजिए। 1 2 3 4 5, यही इतना बता दीजिए प्लीज। और कॉपी देख के बताइएगा, मैं जब भी कोई चीज पूछूं बिना देखे नहीं बताना है भाई, कॉपी देख के बताइएगा। कमेंट कीजिए, मुझे दिख ही नहीं रहा क्या, उठना पड़ेगा। बोलो भाई, NW1 बताओ। चलो वंदना, बहुत अच्छा कमेंट किया।
एक भागीरथी हुगली, बहुत अच्छा। दूसरा ब्रह्मपुत्रा, तीसरा कोट्टपुरम से कोल्लम, चौथा काकीनाडा कोस्ट पुदुचेरी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गंगा हल्दिया से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है ना। तो ये सब भी मैंने आपको बताया। ये सब भी मैंने, हाँ धुबेरी सादिया, चलो मतलब आपको ख्याल है। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, बहुत ज्यादा रट उठ के मत जाना। जितनी चीजें पढ़े हो उस पर भरोसा रखना, अपने दिमाग पे भरोसा रखना। और एग्जाम में एक बार ध्यान दीजिए, एग्जाम में पहली क्लिक में जो याद है लगा दीजिएगा। दिमाग लगाए तो पक्का गलत होगा। जैसे कभी कभी तुक्का मारा जाता है ना, तो तुक्का भी कैसे लगता है, पहले क्लिक में, जैसे आप क्वेश्चन देखे पहले क्लिक में लग रहा है यही है, मार दो। फिर जब दिमाग गुनने भुनने लगता है ना, तो फिर वो गलत हो जाता है। कभी ट्राई कर लीजिए। पहले क्लिक में कोई चीज अगर जो मन कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल दिया, मार दो पहले, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना। तो अपने दिमाग पे भरोसा करना है। चार ऑप्शन आपके साथ में आपके सामने आएगा, वो चार ऑप्शन आएगा, तो इसका मतलब उन्हीं चार ऑप्शन में आपको याद आ जाएगा। याद करके कोई चीज आप नहीं घूम सकते। ऐसे ही एक आध बार रिवीजन कर दिए, ऐसे ही एक आध बार वीडियो देख लिए, लिखे होंगे, भरोसा करना है अपने आप पे। ठीक है बाबू। अगला फिर हमने वर्ल्ड वाला फिजिकल वाला किया था, फिजिकल वाला किया था, जियोमार्फो, लिथोस्फेयर किया। ठीक है। अब लिथोस्फेयर में पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। पहली लेयर क्रस्ट, दूसरी लेयर मेंटल, तीसरी लेयर कोर। पहली लेयर सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, दूसरी लेयर सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, तीसरी लेयर निकिल और लोहे से बनी है। कुछ एरिया तक सॉलिड है, कुछ एरिया तक सेमी लिक्विड है, फिर कुछ एरिया तक सेमी लिक्विड के साथ फिर यहां लिक्विड, फिर यहां फ्रिज्ड स्टेज। एक को बोल दिए लिथोस्फेयर, एक को बोल दिए स्थेनोस्फेयर, एक को बोल दिए मेसोस्फेयर, एक को बोल दिए इनर कोर, एक को बोल दिए आउटर कोर। ऐसे ही यही सॉलिड पार्ट हो गया प्लेट। ऐसे ही फिर प्लेटों का मूवमेंट कैसे होता है, इसी सेमी लिक्विड पार्ट में कन्वेक्शनल वेव चलती हैं, वो प्लेटों को मूव करा देती हैं। पूरी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और लगभग इतनी ही छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटों में पैंजिया 2 भागों में टूटा, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड हुआ। लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट निकली। गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सॉरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक। ठीक है। प्लेटों का मूवमेंट हमने थोड़ा सा देखा कि कन्वर्जिंग प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट, पैरेलल प्लेट। कन्वर्जिंग प्लेट में या तो कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट से कन्वर्जन, या तो कॉन्टिनेंट का ओशन से कन्वर्जन, या तो ओशन का ओशन से कन्वर्जन, है ना। हुआ था इतनी बात, एग्जाम्पल हमने देख लिया। फिर हमने इसी में हमने देखा वोल्केनोइज्म। वोल्केनो देखा, वोल्केनोइज्म देखा, इससे रिलेटेड लैंड फॉर्म्स देखे, चाहे वो एक्सट्रूसिव हो चाहे वो इंट्रूसिव हो। ठीक है। एक्सट्रूसिव, इसी में हमने देख दिया कि भाई बैथोलिथ, इसी में हमने देख दिया सिल, इसी में हमने देख लिया डाइक, इसी में हमने देख दिया लैपोलिथ, इसी में हमने देख लिया फैकोलिथ। तमाम सारी स्ट्रक्चर। ठीक है। चलो फिर से
प्लेट टेक्टोनिक ये सब हुआ। फिर हमने लैंडफॉर्म देखा, चाहे वो आपको बना के भी दिया था, चाहे वो रिवर से लैंडफॉर्म बने हों, चाहे वो कार्स्ट टोपोग्राफी के लैंडफॉर्म हों, चाहे वो एरिड रीजन के लैंडफॉर्म हों, चाहे वो ग्लेशियर के लैंडफॉर्म हों, चाहे वो मरीन या कहो कोस्टल लैंडफॉर्म हो, इन सारे लैंडफॉर्म में कटाव से बने हुए, इरोजन से बने हुए और इसमें डिपोजिशन से बने हुए। ये देखा, ठीक है। अगला भाई, फिर आपको बताया गया क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी या एटमॉस्फेयर बताया गया है ना बाबू। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर बताई गई, 5 लेयर बताई गई। 5 लेयर में ट्रोपोस्फेयर, 5 लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मौसम से रिलेटेड जो भी फेनोमेना होगी ट्रोपोस्फेयर में होगी, बादल, धूल, क्रायोस्फेयर, बर्फ, सब इसी में घटना होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है O3। मेसोस्फेयर में तारों का टूटना, ये मेटेरॉइड्स बर्न अप होते हैं। आयनोस्फेयर में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, यहीं से रेडियो वेव वापस आती है, यहीं अरोरा लाइट्स होती हैं। और इसी आयनोस्फेयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, इतने के बारे में जल्दी से बता दिया। फिर से इसी में बता दिया एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर अधिक तापमान से बना, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर और ये पोलर हाई प्रेशर और ये पोलर हाई प्रेशर, ये तीनों जो प्रेशर बेल्ट हैं, ये तीनों प्रेशर बेल्ट आपको ध्यान देना है। ये जो तीनों प्रेशर बेल्ट हैं बेटा, ये कम तापमान के कारण, ये ज्यादा तापमान के कारण, ये कम तापमान के कारण बने हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर। इसलिए हमने आपको लिखाया था कि ये थर्मल इंड्यूस बेल्ट हैं। याद आ रहा है? ये थर्मल इंड्यूस बेल्ट हैं। फिर ऐसे ही यहाँ हवा ऐसे नीचे उतरती है, यहाँ से ऊपर उठी हुई हवा यहाँ ऐसे नीचे उतरती है, यहाँ ऐसे नीचे उतरती है, इसलिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हुआ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हुआ। यहाँ हवा यहाँ से जाती हुई ये हवा ऐसे यहाँ ऊपर उठती है, यहाँ से जाकर ये हवा ऐसे ऊपर उठती है। ये सब पोलर लो प्रेशर हुआ, सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, ऐसे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, 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 हाई प्रेशर से लो प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। सब ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल के बीच में ये चलती है ट्रेड विंड, ये नॉर्थ वाली, ये साउथ वाली। सब ट्रॉपिकल से सब पोलर के बीच में चलती हैं वेस्टर्ली, ये वेस्टर्ली। यहाँ चलती है ईस्टर्ली, ये ईस्टर्ली। यहाँ सेल बनी हेडली सेल, हेडली सेल, फेरल सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, पोलर सेल। ये भी आपको बता दिया गया था, है ना? ऐसे ही था ना बेटा? ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ जब मूव करते हैं, ये सारे सेल जब नॉर्थ साउथ मूव करते हैं
तो इसी के क्रम में, इसी में इंडिया में जब यही मूव कर जाते हैं, ध्यान दो, यही इंडिया में जब डेवलप हो जाते हैं, यही लो प्रेशर वाला एरिया, अधिक तापमान वाला एरिया या ITCZ, तो इंडिया में यहाँ हाई प्रेशर से ऐसे जो साउथ वाली ट्रेड विंड है, साउथ वाली ट्रेड विंड है, ये इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया में आने लगती है। इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून दो ब्रांच में बट गई, बंगाल की खाड़ी वाला और अरब सागर, अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरबियन सी ब्रांच की बारिश 65% के लगभग अरबियन सी वाला और 35% लगभग बे ऑफ बंगाल वाला। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद हमने इसमें यह भी देख लिया मॉनसून को इन्फ्लुएंस क्या क्या करता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल भी हमने देखा, अभी क्वेश्चन से भी इसे देख लिया। दोनों में हमने देखा, ध्यान दो, दोनों में हमने देखा बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, इतना ही था, बढ़िया। फिर हमने आपको थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में बताया। साइक्लोन एक बड़ा सा लो प्रेशर एरिया होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर, बीच में स्ट्रांग लो प्रेशर होता है। साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशन पर आता है, टेम्परेट साइक्लोन ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों पे आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे सर्कुलर बनता है और टेम्परेट साइक्लोन इलिप्टिकल बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मैक्सिमम होगा 300 से 400 किलोमीटर का एरिया और टेम्परेट साइक्लोन 1500 से 2000 किलोमीटर के एरिया में आता है। फिर हमने आपको इसी में बता दिया था, ये इंडिया पर इम्पैक्ट करता है कोस्टल एरिया में और ये इंडिया पर इम्पैक्ट करता है नॉर्थ वेस्ट या नॉर्दर्न एरिया में। ठीक, ऐसे ही। फिर आपको बता दिया था ये इंडिया में दो टाइप से आता है, एक प्री मॉनसून और एक पोस्ट मॉनसून। ये इंडिया में आता है नवंबर से ही शुरू हो जाता है, नवंबर से मार्च महीने में, और इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, इससे पहले आपको हम जेट स्ट्रीम भी बताए थे। इसमें जब बता रहे थे तो आपको थोड़ा सा जेट स्ट्रीम भी बताए थे, याद करो। जेट के बारे में बताए थे, जेट के बारे में बताए थे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, सब पोलर जेट, पोलर नाइट जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सोमालियन जेट। ये भी बोला था मैंने कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और उसके बाद ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सोमालियन जेट सबसे ज्यादा मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है और इसमें भी सबसे ज्यादा ये करता है और इसकी दोनों की शिफ्टिंग होती रहती है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है ना। अच्छा, साइक्लोन हो गया। ठीक है, साइक्लोन हो गया और साइक्लोन, फिर मैंने वेजिटेशन वगैरह भी बताया था। वेजिटेशन बताया, वेजिटेशन में टेम्परेचर के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर वेजिटेशन आपको बताया। टेम्परेचर के आधार पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, तुंद्रा फॉरेस्ट बताया था ना। ऐसे ऊंचाई के आधार पर भी फॉरेस्ट बताया कि 1800 मीटर, और ये कैसे कैसे ऊंचाई में जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम होता है और कैसे कैसे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। इंडिया को आपको बाकायदे पूरा नोट्स दे दिया था, लिखा भी दिया था।
रेन फॉरेस्ट, रेन के आधार पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये सब बताया था आपको, आई होप आपको याद होगा, है ना। फिर हमने लास्ट में आपको बता दिया ओशन करंट। ओशन करंट में मैंने बताया कि मान लेते हैं कोई ओशन हो, यहाँ से ऑन शोर विंड आए तो यहाँ से पानी ऊपर आता है, यहाँ जब ऑफ शोर विंड होती है तो यहाँ पानी नीचे जाता है, तो यहाँ पानी इस तरीके से मूव करके कलेक्शन होता है, यहाँ पानी का वाटर लेवल कम होता है, इसीलिए इस तरफ कूल करंट डेवलप होती है। जहाँ ऑफ शोर विंड, उल्टा कर दिया जैसे जल्दी जल्दी में, यहाँ ऑफ शोर है, ये ऑफ शोर, और यहाँ ऑन शोर, तो जहाँ ऑन शोर विंड चलती है वहाँ वार्म करंट होती है। और करंट के बारे में बता दिया, पूरा अटलांटिक का बताया, फिर पैसिफिक का बताया, ठीक है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन का बताया, उसकी अभी प्रैक्टिस भी हमने करी। फिर इसके बाद हमने देखा था, अब इतना टॉपिक मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या था, मतलब ऐसा अगर जो मिस भी कर जाए तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोरल, कोरल रीफ के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, फिर इसका टाइप बताया था, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एटॉल, है ना, इसका एग्जाम्पल भी बता दिया था। बोलिए। फिर आप बोले कि टाइड एंड एब, हालांकि टाइड एंड एब लिखा नहीं था, लेकिन टाइड एंड एब भी बताया, कल परसों में बताया। टाइड एंड एब के बारे में बताया। टाइड एंड एब बताते बताते हमने ग्रहण के बारे में भी चर्चा की, चाहे वो सोलर हो या लूनर हो। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में भी हमने देखा। समझ में आ रही बात बेटा? और उसके बाद सोलर इक्लिप्स हो गया, लूनर इक्लिप्स हो गया, ठीक है। हाँ, इतना तो हमने हाँ देखा ही था। और क्या था? वर्ल्ड मैप का तरीका आपको बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा वर्ल्ड मैप बताया, ये तो मैं आपसे बार बार बोल ही रहा था। मैंने तरीका बताया कि इस तरीके से जहां जहां न्यूज वाली बात होगी उसे आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया। इसके इंडिया में जो न्यूज़ वाली बात थी, क्या 2 टाइम जोन की जो न्यूज़ थी उसके बारे में बताया, क्योंकि अभी इसका डिस्कशन पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया है, ठीक है। अभी नहीं, मतलब अभी का मतलब 2019 से पहले इसका नहीं, 2024 से पहले इसका डिस्कशन किया गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया था। तो 2024 से पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया था और उसे चेयर्ड किए थे वरुण गांधी, है ना। उस पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड बनाए गए थे वरुण गांधी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर डिस्कशन किया था। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसे रोक लगा दी थी, कहते भाई हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, हम 2 टाइम जोन नहीं एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का यही रास्ता है। ये छोटा सा ये चिकन नेग, तो कह रहे हैं हमारे एविएशन में यही एक रास्ता है। तो कह रहे हैं हमारे एविएशन में वायु मार्ग में और रेलवे में दिक्कत होगी। हालांकि बाद में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने बोला कि इससे हम 2 मिलियन यूनिट बिजली बचाएंगे हर साल। तो भाई बात कही गई, बच्चों को पढ़ने लिखने की दिक्कत होती है, सोने का टाइम उनका डिस्टर्ब हो जाता है, हेल्थ पे दिक्कत होती है, वुमेन सिक्योरिटी की दिक्कत है, तो वो अलग है, वो सब आपके एग्जाम में नहीं पूछे। मेन सोन्स की बात होगी तो अलग पूछा जाएगा, है ना। तो इतनी बातें तो हमने लगभग की, क्वेश्चन भी समय समय पर डिस्कस किए। अब मेरी सिंपल सी एडवाइस है आपको, जनवरी में एग्जाम है, अभी जो जहां तक मैं सुना हूं, अंतिम बात सुनो, उसके बाद जनवरी में एग्जाम है। (2026) ऐसा सरकार कह रही है।
और पूरी संभावना है कि जनवरी में ये लोग एग्ज़ाम करा ही लेंगे। तो अगर जो सच में एग्ज़ाम निकालना है, जितनी बातें पढ़ाई गई हैं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स दिया गया है कर लीजिएगा। आपके पास ये समय नहीं है कि अब दूसरा कुछ पढ़ें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। अरे एक के सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको करेंट्स भी पढ़ना है, तो और सब्जेक्ट है। तो मैं एकदम ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा जो आप कर ना पाएँ। जो मैं पढ़ाया हूँ उसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स वोट्स जो भी है उसे अच्छे से। हाँ, जनवरी अभी तो मैंने कोई वीडियो देखा, अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर थे तो वो कह रहे थे, तो उसे पढ़ लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा के चक्कर में जो है हाथ में वो मत छोड़ दीजिएगा। पता लगा आप सोचे कि हम सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ के चक्कर में जो हमारे हाथ में रहता है वो चला जाता है। तो बाबू मेरी तो यही सलाह है, जितना पढ़ाया हूँ एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत है। और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि हमें ये जो 10 क्वेश्चन अगर जो किसी सब्जेक्ट में आ रहा है तो आप तैयार रहिए ना कि हम 7 से 8 करेंगे, 2-3 क्वेश्चन छूटेगा, वो देता ही है ऐसा, है ना। अब अगर जो ये शायद मुझे नहीं पता, इस शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो अगर जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बल्ले बल्ले, फिर आपका तुक्का भी सही होगा क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो है ना, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाता हूं क्योंकि बीपीएससी के कई एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, इतना ही मान के चलिए। लेकिन मैं ज्योग्राफी का मैं इतना कह रहा हूं कि लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, अंतिम बात, तो अब हम लोग अलविदा लेते हैं और आपसे यही आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से सेलेक्ट होइए। अच्छा वहाँ 1/3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, जल्दी से सेलेक्ट होइए, कभी मिलने उल्ले पर पहचान लीजिएगा, ठीक है। 100 नंबर जीएस में कितना स्कोर करना सही होगा, ये देखो बेटा पहली बार एग्जाम है तो मैं कैसे बता दूं, ये सब तो एकदम मैं नहीं बता सकता। कुछ भी बोलूं तो फालतू बात है, अगर जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ना तो एकदम फालतू बात है। ये मैं कैसे बता दूं 100 नंबर में कितना करना रहेगा, 9 लाख बच्चे हैं, सोचो गड़बड़ तो है ही।